नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी की सेकंड मैराथन। इस मैराथन में हम 2 लेसन या 3 लेसन तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। हम सेकंड मैराथन स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों हमारा अध्याय 5। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अध्याय 5 अध्याय 4 में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारे देश की लगभग आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। लेकिन किसी भी कारण से वो, अनेक कारण मैंने बताए थे, वो नष्ट हो गई थी लगभग 3900 साल पहले, 3900 साल पहले। अब जो नेक्स्ट लेसन है वो आपका वैदिक काल से रिलेटेड होगा। इसमें कुछ आपको खास बात देखने को मिलेगी और इसमें ये बताया गया है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। किताबें और कब्रें हमें कुछ नहीं बताती जब तक हम उनसे जानने की कोशिश ना करें। किताब हमारा यहाँ सोर्स होगा ऋग्वेद, कुछ कब्रें खुदाई की इसमें दिखाई गई हैं, उनके माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें उस समय की पारंपरिक रीति रिवाज, दफनाने की प्रथाएं और साथ ही साथ उनमें मिलने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है जिनसे अनुमान लगता है कि लोगों का विश्वास क्या था। यह आप पढ़ सकते हो, ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। और हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से। दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ। देखो, शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्योंकि हमारा मकसद केवल यहाँ एनसीईआरटी कंप्लीट करवाना, इसलिए मैं आपका किसी और टॉपिक से इसको कनेक्ट करके नहीं दूंगा, या फिर ऋग्वेद की ऋचाएँ कितनी है इससे मैं ज़्यादा आपको कनेक्शन करके नहीं दूंगा। वो हमारी सेपरेट वीडियो आएगी। इसमें आपको उद्देश्य केवल एक एनसीईआरटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे आप वो डायरेक्ट कर लोगे। जैसा कि दिया है, ऋग्वेद लगभग 3500 साल पुराना है। यानी कि अगर हम 3500 साल कह रहे हैं, यानी कि आज से 2000 माइनस करें तो लगभग 1500 BC। हड़प्पा से लगभग 1500 साल का गैप इनका मिलेगा आपको। सबसे पुराना वेद है। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं आपको देखने को मिलेगी। प्रार्थना को कहा गया सूक्त, यानी अच्छी तरह से बोला गया। और वास्तव में है क्या ये? प्रार्थना विभिन्न देव देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यानी कि कुछ देवता हैं जिनको आपने पूजना है, उसके माध्यम से कुछ प्रार्थनाएं आपने करनी है, अपने क्रियाक्रमों में उनको शामिल करना है, ऐसा कुछ उसमें दिया गया है। 3 प्रमुख देवता महत्वपूर्ण हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम। ये तीनों देवता वो देवता है जिनके लिए मंत्र ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मिले हैं। अग्नि का संबंध आग से है, इंद्र का युद्ध से, और सोम एक पौधा है जो खास तरह का पेय बनाता है, उसमें से खास तरह का पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्यों को इन्हें अक्षर से कंठस्थ और वाक्यों में बांटकर, शब्दों में बांटकर कंठस्थ करवाते थे। वो याद करते थे इनको एक किस्म से, आप ये मान के चलिए। इनकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने। अब वेद अपौरुषेय है या नहीं है, इसके ऊपर बाद में चर्चा होगी। ये डिबेट का विषय बना रहता है, विवाद का विषय बना रहता है, इसमें हम नहीं जा रहे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने वाले और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि अगर आप एक चीज़ मान के चलो कि ज़्यादातर जो वैदिक रचनाएं हैं, उसमें जो सूक्त हैं, उनके ज़्यादा के रचयिता कौन है? पुरुष। यानी कि कहीं ना कहीं एक इशारा आपको मिलेगा, समाज कैसा था? पुरुष प्रधान। शिक्षा व्यवस्था पे कंट्रोल किसका था? लगभग पुरुषों का ही था। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है,
जो कि आज की संस्कृत से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी आज की तुलना में कठिन भी है। अब देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। ये वैसे बीच में आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। यानी कि एक भाषा है भारोपीय, एक भाषाओं का परिवार है भारोपीय परिवार जिसको बोलते हैं। हमारी हिंदी भी उसी में आती है, साथ ही साथ में हमारी संस्कृत भी उसी में शामिल है, अन्य उत्तर भारत की भाषाएं भी। उन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें एक जैसे शब्द आपको दिखाई देंगे। जैसे मातृ संस्कृत में है, माँ हिंदी में है, तो मदर इंग्लिश में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, क्या तुम्हें कोई समानता नजर आती है किस चीज़ में? अब देखते हैं। हमारे उपमहाद्वीप में दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है जिनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है। जैसे जो पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं आपके, यानी कि अगर आप इंडिया को बनाने की कोशिश करो, कुछ आपका ऐसे इंडिया यहाँ से हम बनाएं और हम यहाँ से उसको बनाने की कोशिश करें, तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार का हिस्सा न होकर के तिब्बत ब्रह्मा परिवार का हिस्सा है। दूसरा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी भाषा परिवार आपका तीसरा आपको मिल गया। झारखंड, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आपका संबंध रखती हैं, झारखंड में और मध्य भारत में। ये पीछे आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था कुछ एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी छापी गई हैं, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उसे याद किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ऐसा मान्यता है जो आपकी रचना आज हमें मिली है वो लगभग यानी कि 1500 BC है पुरानी, या फिर 3500 साल पुरानी है। ये पहले परंपराओं में थी, जैसे माँ दादी आपको कहानियाँ सुनाती रहती, तो वैसी कहानियाँ कुछ रही होंगी। लिखने का काम इनको थोड़ा सा बाद में हुआ है, तो 1500 साल पहले लिखने का काम हुआ है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी आप मान के चलिए कि लिखा 1500 साल पहले गया, 1500 BC बिफोर क्राइस्ट, यही सा पूर्व। इससे पहले भी वो प्रचलित थी और आज आपका पहुंच गए मान लो 1800 में। यहाँ आकर के इनकी प्रिंटिंग हुई, जब आपकी प्रिंटिंग प्रेस आती है इंडिया में। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखो, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही, जो आपके पुरातत्ववेत्ता होते हैं जो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो आपका इतिहासकार है वो भौतिक अवशेष, यानी जो आपको चीज़ें मिलती हैं उनसे अतिरिक्त वे लिखी गई सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद का उन्होंने कैसे अध्ययन किया, चलो पता करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जैसे हमारी और आपकी बातचीत हो। उस बातचीत में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों की रूप में पूजा होती है कुछ नदियाँ, जैसे व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद है। ऐसे ही सूक्त का अंश आपकी बुक में इसमें दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे ही अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा माना जाता है कि एक तरफ विश्वामित्र बोल रहे हैं, तो एक तरफ आपकी व्यास नदी और सतलुज नदी सुन रही है। जैसे व्यास नदी का पुराना नाम आपने देख लेना है विपाशा, सतलुज का स्तुद्री, तो आपने इनके नाम भी याद कर लेने, ऋग्वैदिक कालीन नाम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कैसे पढ़ा होगा उन्होंने। ये रहा उनका संवाद
और ये इनका रियल संवाद है, उसका हिंदी अर्थ ये दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया पांडुलिपि 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। यानी वो वे प्रति है जिसका पहली बार आपका प्रिंटिंग होकर के आया था। आपके पास जो प्रिंट में मिलेगा ऋग्वेद की प्रति, वो पहली बार इसी प्रिंट से निकाली गई थी। इसी को पढ़ करके उसका अर्थ निकाला गया था। और यह जो पांडुलिपि दिखाई गई है, यह महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब जो मैंने संवाद की बात की थी नदियों और विश्वामित्र जी के बीच में, वो ये संवाद है। पहले विश्वामित्र जी बोलेंगे, फिर नदियाँ बोलेगी, फिर विश्वामित्र बोलेंगे, फिर नदियाँ बोलेगी। इससे इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। यानी कि प्रार्थनाएं कहीं भी हो तो उसमें कहा गया, इसका आपसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी, उस क्षेत्र का अगर आपको पता करना है तो आपने अगर मान लो ये पढ़ लिया तो दो नदियों का आपने चर्चा मिलेगी, एक व्यास और एक सतलुज। तो इसमें स्पष्ट ही हो गया कि व्यास और सतलुज जहाँ से बहती होगी वहीं उन क्षेत्रों में ऋग्वेद की रचना काम भी हुआ होगा। जैसे ये आज के वर्तमान पंजाब का क्षेत्र है या हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक है, तो इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऋग्वेद का संबंध रहा होगा। ठीक है, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों का बहुत महत्व था, क्योंकि इसमें आपने एक लाइन मिलेगी शुरू में ही, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह, फुर्तीले घोड़ों की तरह। ठीक है, इसमें आपने कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है तुम पहाड़ों से नीचे आ रही हो, वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी नदियों को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने गायों का नाम लिया है, अतः गायों का महत्व रहा होगा। घोड़ों का तो घोड़ों का भी महत्व रहा होगा। यानी उनके पशु क्या थे उनके बारे में आपको अनुमान लग गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु व उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, लेकिन जिन्हें आज हम महत्वपूर्ण नदियां मानते हैं, चाहे वो गंगा हो आपकी, चाहे वो आपकी यमुना हो, दोनों का एक ही बार उल्लेख मिलता है आपको। यानी पूरे ऋग्वेद में, अगर ऋग्वेद काल में आप महत्वपूर्ण क्षेत्र देखो इंडिया का, तो आपको पंचनद क्षेत्र दिखाई देगा, न कि गंगा घाटी। नेक्स्ट है मवेशी, घोड़े और रथ। क्योंकि घोड़ों का जिक्र हो गया तो उठा लेते हैं वहाँ से घोड़ा, देखते हैं क्या कहते हैं उनके बारे में। ऋग्वेद में जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो किसके लिए की गई? जैसे आप भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें एग्ज़ाम में पास करवा दें, जैसे भी आपकी इच्छा है भगवान से आप वैसा मांगते हो, तो ठीक वैसे ही मवेशी, बच्चे, घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। ठीक है, घोड़े क्यों? कि लड़ाई में रथ खींचने काम आएंगे। मवेशी क्यों? मवेशी जीत कर लाए जाएंगे। और लड़ाइयाँ होती क्यों थी? जमीन के लिए। एक कारण जमीन था, अन्य कारण ये भी हो सकता किसी से घोड़े आपने जीतने हैं, किसी से आपने गाय जीतनी है। यानी मवेशी के लिए प्रार्थना कर दी क्योंकि मवेशी काम आएंगे, घोड़े युद्ध में काम आएंगे, और बच्चे पुत्रों के लिए ताकि वो लड़ाइयाँ लड़ सकें, इनके लिए प्रार्थना वहाँ की गई है। नेक्स्ट है अच्छे चरागाह हो जहाँ पर जौ जैसी फसलें जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सके। यानी कि अगर आपने मान लीजिए इस क्षेत्र पर कब्जा किया, इस क्षेत्र में क्यों कब्जा कर रहे हो? आपने ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन का आप उपयोग कैसे करोगे? मवेशी आपको मिलेंगे वहाँ जीतने के बाद, तो आप उनका प्रयोग दूध वगैरह में करोगे। घोड़ों का इस्तेमाल रथों में कर लिया, भूमि का इस्तेमाल उत्पादन में कर लोगा, फसल के उत्पादन में। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए होती थी तो कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए। इन लड़ाइयों के आपने कारण मिल गए, ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ क्यों होती थी। आपको स्टेटमेंट बना के सवाल दे सकते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट आपको दे देंगे, घोड़ों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी क्योंकि उनकी रथों में आवश्यकता थी। दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे,
पुत्रों के लिए प्रार्थना की जाती थी, परंतु पुत्रियों के लिए प्रार्थना नहीं की जाती थी। अब वो स्टेटमेंट हमारी यहाँ से क्लियर नहीं होगी, जब आप हिस्ट्री कोई स्पेसिफिक पीरियड पढ़ो तो उसमें हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा स्टेटमेंट उस छठी क्लास के आधार पर बनाएं कि पुत्रों के लिए प्रार्थनाएं थी या फिर केवल पुत्रों के लिए प्रार्थनाएं थी। केवल लगाते हुए क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि आपका बच्चों में पुत्रियों के लिए भी ऐसा नहीं प्रार्थना नहीं थी, होगी इक्का दुक्का। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। यानी अब देखो, लड़ाई लड़ी, धन मिला मान लो 50 रुपये, कुछ भाग यानी कि 10 रुपये रख लिया सरदार ने, कुछ भाग दे दिया पुरोहित को जो आपके लिए यज्ञ वगैरह करता है, और जो मान लो 10 रुपये पुरोहित लेके चले गए, बचे 30 आम लोगों में बांट दिए। कुछ धन यज्ञ में प्रयुक्त होगा या तो सरदार दे जो लेंगे। युद्ध व शांति क्या विषय के लिए सलाह मशवरा करेंगे। यानी अगर आपने लड़ाई करनी तो भी सलाह ले ली और मीटिंग कर ली, सभा बुला ली। स्थायी सेना है नहीं तो कुछ लोगों को कह दिया भाई आप पुरुष हो, आप जाके लड़ाइयाँ लड़िए। कुछ लोग वहाँ सरदार चुनेंगे जो बहादुर होगा, कुशल योद्धा होगा। लोगों का वर्गीकरण कैसे करोगे आप। उस समय का जो समाज था, समाज को समझने के लिए आपने क्या समझना होगा वो पूछ रहे हैं। काम क्या करते थे, भाषा उनकी कैसी थी, परिवार या समुदाय कैसा था, निवास स्थान उनका कैसा था, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हम देख सकते हैं। जैसे 2 समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पहला, पुरोहित जिन्हें कभी कभी हम ब्राह्मण भी कह देते हैं या कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे। इनका काम धार्मिक क्रियाक्रम था। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियों में रहते थे, न ही इनके पास महल थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। पराये राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनेगा। यानी कि मैं आपको बता दिया कि राजा वहाँ कैसे बनता था। अगर बेटा है राजा का तो राजा नहीं होगा जब तक कि उसको जनता या इकट्ठा होकर के सभाओं में चुना नहीं जाएगा। पहला ब्राह्मण का काम इसमें बता दिया गया। अब राजा ये अलग थे, ना इनके पास महल थे, ना राजधानी, ना अपनी सेना, ना ये टैक्स वसूलते थे। ये केवल लड़ाई के धन पर निर्भर थे या आसपास से थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता था। आपके देश की जो पॉपुलेशन है उसके लिए कैसे प्रयोग करते शब्दों को देखिए। पहला था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, वैश्य शब्द निकला है यहाँ से। ऋग्वेद में विश्व व जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन व विषजन, भरतजन या भरतविष या यदुजन या यदुविष का भी उल्लेख कई जगह मिलेगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वह कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। यानी कि जो ऋषि लोग थे जिन्होंने ऋग्वैदिक कालीन प्रार्थनाओं की रचना की थी वो खुद को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। और उनके जो विरोधी हैं उनको दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, जो का स्त्रीलिंग होता है दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यानी कि समाज के बारे में थोड़ा आइडिया आपको दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको विदेशी माना जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, दास वर्ग की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है हमें। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहता वे सब वे करते थे। यानी कि इसमें आपने बता दिया दास प्रथा थी तो थी। अन्य वर्ग थे जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है उससे अलग वर्ग थे तो थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी, अभी बताया ना मैंने, ऋग्वेद का क्षेत्र बता दिया कहाँ रचना हुई थी, उसी समय दूसरी जगह एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए वहाँ क्या था। यानी आपका ऊपर का लेसन है वो आपको जिक्र कर रहा था
ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। तो अन्य वेदों का आपको नाम जरूर दिखाई दिया, उसके समाज या उस चीज़ के बारे में आपको इतना कुछ बताया नहीं गया उसमें, बस आपको बताया गया है ज़्यादातर ऋग्वेद को फोकस करके। अब खामोश प्रहरी की कहानी या फिर महापाषाण। महापाषाण यानी कि बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े तरीके से या करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। 3000 साल पहले कह रहे हैं, यानी कि -2000 यानी कि 1000 BC। अगर आप 1000 BC इसको मानते हो तो ये ऋग्वेद से लगभग 500 साल बाद की परंपरा है। और ये थे कहाँ, इसका क्षेत्र कौन सा था? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर। मानचित्र 2 जो मैंने आपके पिछले लेसन में दिखाया था, आपके पिछले मैराथन में था, वहाँ दिखाए गए हैं कुछ स्थान जो महापाषाण से संबंधित हैं। कुछ महापाषाण जमीन के नीचे भी होते हैं और कुछ ऊपर भी। जैसे अब मान लीजिए आपकी ज़मीन है, उन्होंने कहीं खुदाई की, ये डेड बॉडी को यहाँ दबा दिया, पत्थर लगा दिया उन्होंने यहाँ, ऐसा कुछ करके लगा दिया पत्थर। ये बड़ा पत्थर लगाया गया है, इसे कहते हैं महापाषाण। ये लगाया क्यों गया? ताकि ये पहचाना जा सके कि यहाँ कोई कब्र है। उनके पत्थर जो लगाए गए हैं कब्र को दफनाने के कब्र बनाने का उनका तरीका था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि ज़मीन के नीचे कब्र है, इनको बता देते थे। पता चल जाएगा आपको अगर वहाँ ऐसा कुछ आपने दिखाई दिया, जैसे पत्थर लगा रखे हैं, यहाँ डेड बॉडी रखी होगी, चारों तरफ पत्थर लगाए गए हैं, ये पोर्ट होल रखा गया, यहाँ जो आपको छोटा छेद दिखाई दे रहा है, इसमें से दूसरा अर्थ यहाँ डाल दिया जाता होगा। यानी कि एक ही जगह पर दफनाने की परंपरा बाद में मरने वालों को भी रही होगी। ये पत्थर लगा रखे, आई थिंक आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट है, महापाषाणों का निर्माण करने के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते होंगे। जैसे गड्ढा खोदा होगा, पहले शिलाखंडों को ढोकर लाना होगा, बड़े पत्थरों को तराशना होगा, मरे हुओं को दफनाना होगा। अब देखिए, ये अब मैंने ऊपर इसके बारे में बता ही दिया, ये पोर्ट होल वाला। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं जो कब्रें वहाँ मिली है। जैसे मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन कहते हैं। पिछले लेसन में भी आपके काले व लाल बर्तन का जिक्र आया है। काले और लाल, उत्तरी काले कहते हैं उनको। वो आपके संबंधित है किससे? हड़प्पा सभ्यता से। इनका संबंध किससे है? काले लाल मिट्टी बर्तन से। जो आपका ब्लैक एंड रेड वेयर है, BRW, इनका संबंध किससे है? तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, मिलान करते बताइए, तो इनका संबंध महापाषाण से। इनके साथ ही लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, कंकाल के सम्मान कुछ ऐसा वगैरह मिला है। घोड़ों के कंकाल मिले हैं साथ में, इसका मतलब घोड़ों को उनके साथ में दफना दिया जाता था। लोहे का प्रयोग था हड़प्पा के शहरों में, तो आपने मेरे ख्याल से समझ में हो गया इसका अर्थ क्या है। ये लोहे के औजार वहाँ से मिले हैं जो। नेक्स्ट है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यानी कि आप उनकी कब्र से कैसे अनुमान लगाओ, कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब थे, या ऊंच नीच का भेदभाव था या नहीं, इसका कैसे अनुमान लगाओगे, ये आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, पुरातत्वविद यह मानते हैं कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें उसी व्यक्ति की होगी जो व्यक्ति मरा था या जिसकी डेड बॉडी वहाँ दफनाई गई थी।
जैसे आज भी होता है, अगर किसी की डेथ होती है तो कपड़े उसके वापस उसके साथ में लेके जाए जाते हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ये एक कब्र मान लीजिए, ये दूसरी, इसमें एक व्यक्ति दफनाया गया है, इसमें भी एक व्यक्ति दफनाया गया है। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन, एक चांदी की चम्मच मान लो, यहाँ सोने की चम्मच 4-5, मिट्टी के बर्तन नाम मात्र के, और चांदी के बर्तन। तो आपको पता चलेगा ये व्यक्ति अमीर है, ये व्यक्ति गरीब है। ब्रह्मगिरी में ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं, शंख पाया गया है, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, यानी कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब, या कुछ लोग सरदार होंगे तो कुछ लोग उनके अनुयायी। कुछ खास कब्रगाहें कुछ खास परिवारों के लिए, यानी कई बार आपको ऐसी कब्रें भी मिलेंगी जहाँ एक से अधिक कंकाल मिले हैं। शायद एक ही परिवार के लोगों को दफनाया जाता होगा वहाँ अलग अलग समय पर, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही परिवार के लोगों की डेथ नहीं हो सकती। बस एक आपदा ना हो उस समय तक। फिर भी मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाई थी, आपको याद हो तो, ये मान लीजिए आपका वो था, तो बीच में मैंने एक पोर्ट होल दिखाया था। ये पोर्ट होल छोड़ा ही इसलिए गया था ताकि जो पहले मर गया उसको यहाँ दफना दिया, दूसरा मरेगा इसके माध्यम से यहीं दफना देंगे, तीसरा मरेगा उसके माध्यम से यहीं दफना देंगे। ठीक है, उन्हीं के परिवार का अगर मरता है तो। जैसे बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पता चल गया? वैसे ही है। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए जाते थे ताकि चट्टान चिन्ह का काम करेंगे, यानी कि ये पता चल जाएगा कि, यानी उन्होंने कोई पत्थर ऐसा लगाया होगा जिससे पता चल जाएगा यहाँ से आपका पोर्ट होल है और आवश्यकता अनुसार आप सब यहाँ आए, लाइए और दफना दीजिए। ठीक है। इनाम गांव की विशिष्ट व्यक्ति कब्र भीमा नदी है उसके सहायक किनारे पर है। ये एक घोड़ है उसके किनारे, वहाँ ये इनाम गांव बसा हुआ था कितना पुराना, लगभग 3600 से 2700 साल पहले, यानी कि 3600 - 2000 1600 BC। ये आपका गांव ऋग्वैदिक काल के लगभग बराबर में, यानी ऋग्वैदिक काल एक साइड आपका चल रहा है, इधर साइड मान लीजिए यहाँ आपका ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वेद का क्षेत्र है, और यहाँ आपका ये महापाषाण काल का नव महाराष्ट्र में इनाम गांव है। दोनों एक ही समय के हैं लगभग, इसलिए बोलते हैं इनको समकालीन। यहाँ क्या मिला है, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, यानी गड्ढा खोदा और सीधा लिटा के दफना दिया। सिर उत्तर की ओर होगा इनका। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी रखा गया होगा दफनाए गए लोगों के साथ में रख दिए जाते थे। ये पीछे वही जो परंपरा मैंने आपको बताया, कुछ न कुछ सामान कब्र में साथ रखना, कि उसी व्यक्ति का होगा ये, या फिर ये व्यक्ति फ्यूचर में इस्तेमाल कर लेगा, ऐसा कुछ, या मृत्यु के बाद के जीवन या परलोक में जीवन, ऐसा कुछ उनकी धारणाएं रही होगी। शवों के साथ पास रख दी जाती, ऐसा ही है। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले या 4 पैर वाले एक बड़े संदूक में दफनाया गया। ऐसा मान के चलिए उनका संदूक है, एक पैर यहाँ उसका, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, जैसे आज के आपके संदूक होते हैं, और इसमें किसी व्यक्ति को दफनाया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। शायद अनाज का गोदाम भी वहाँ एक मिला है। सब के पैर मुड़े हुए हैं और बड़ा घर है, तो अनुमान लग गया होगा आपका किसी न किसी सरदार का या अमीर व्यक्ति का रहा होगा। सरदार का शव था यहाँ, तो आपको पूछ रहे हैं यस या नो, आप अंदाज़ा लगा लेंगे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को तो आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे का कंकाल है, बच्चे का कंकाल, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। यानी आपने कहीं हड्डियाँ मिल गई, अगर छोटी है आपने पता चल जाएगा बच्चे की है, लेकिन लड़की की है लड़का की, या बच्चे की है बच्चे की, आपने कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसमें क्या करेंगे, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि
कंकाल स्त्री का था या पुरुष का। अब देखिए, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिलने वाले सामान के आधार पर अंदाज़ा लगा लेते हैं, यानी गहने मिले साथ में ज़्यादा तो महिला का कंकाल, नहीं मिले तो पुरुष का। लेकिन इसमें कई बार समस्या ये है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में अगर आप ये चीज़ लागू करने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते दिखाई देंगे। ऐसे में विवाद खड़ा हो जाएगा, ये कंकाल महिला का है पुरुष का। लेकिन कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है उनकी हड्डियों की जांच। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। इसी के आधार पर अनुमान लगा लेंगे कि वो महिला का है कंकाल या फिर पुरुषों का कंकाल है। ये आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक हुए, प्रसिद्ध वैद्य थे वो चरक, चिकित्सा शास्त्र पर उन्होंने एक बुक लिखी, चरक संहिता। 2000 साल पहले, यानी कि लगभग जहाँ से ईसा की सदी स्टार्ट होती है, आप अनुमान लगा लेंगे। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ उन्होंने बताई है। आधुनिक रचना विज्ञान में 206 है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। शायद उन्होंने दांत, हड्डियाँ, कार्टिलेज को भी जोड़ लिया होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं चरक ने हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ बताई है, तो 360। इनाम गांव के लोग काम धंधा क्या करते थे, जैसे कि नॉर्मली करते हैं लोग, कृषि करते होंगे, पशुपालन करते होंगे, देखते हैं कैसा करते हैं। गेहूँ, जौ, चावल, मटर, तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा लगाता है कि लोग खाते होंगे इनको। अगर कोई हड्डी मिल गई आपको, उस पर काटने का निशान है, तो आप सोचेंगे भी काटने से भी खाने के लिए काटा जा रहा होगा। पुरातत्वविद इनका हमें अनुमान देते हैं। किन किन पशुओं की हड्डियाँ मिली, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया आदि के भी हमें वहाँ से हड्डियाँ मिली हैं। मछलियों की भी मिली है। बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसभरियाँ भी एकत्रित की जाती होंगी, यानी आपको कुछ अन्य फलों के एग्जाम्पल भी वहाँ से मिल जाएंगे। बेर, आंवला तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, जामुन और खजूर यहाँ पर नए हैं। यहाँ आपका ये लेसन ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको कुछ उपयोगी शब्द दिए गए, जैसे मैंने इनके बारे में बता भी दिया आपको। यहाँ से आपको लेसन रिकॉल करने में मदद मिलेगी। पूरा का पूरा आपको कीवर्ड दे दिया उन्होंने उठा के। राजा कौन थे, दास कौन थे, यज्ञ क्या था, रथ क्या थे, भाषा क्या थी, प्रार्थना, वेद, जैसे वेद के 4 वेद हैं, उनमें कुछ प्रार्थनाएं मिली हैं, किस किस के लिए मिली हैं, देवताओं का आपको नाम याद हो जाएंगे। भाषा उनकी क्या थी, फिर भारोपीय परिवार भाषा का आप जिक्र कर सकते हैं। रथ क्यों चाहिए, रथों के साथ में घोड़े चाहिए, घोड़े अगर लड़ाई में चाहिए तो पुत्र भी चाहिए, ऐसा कुछ। यज्ञ किए जाते थे, यज्ञों में आहुति दी जाती थी। राजा का स्थान कैसा होता था, चयन कैसा होता था उसका, और साथ ही साथ में दासों की स्थिति कैसी थी, दास कौन थे, जो युद्ध में बंदी थे वो दास थे। महापाषाण कब्रों के बारे में आपको अनुमान लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। साथ में कब्र, लोहा और कंकालों के बारे में आप पढ़ लेंगे। यही हमारा ये लेसन समाप्त होता है और हम नेक्स्ट लेसन की ओर अग्रसर होते हैं। तो नेक्स्ट लेसन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, तकनीकी कारणों से क्लास में यहीं रोक रहा हूँ और नेक्स्ट आपका जो मैराथन होगा उसमें मैं 3 या 4 लेसन कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट 2 क्लासेज में आपकी 6th क्लास की हिस्ट्री की NCERT कंप्लीट हो जाएगी। तब तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करें। धन्यवाद।